अब हम कक्षा 8 हिंदी विषय में पाठ 3 बस की यात्रा का वृतांत सुनेंगे। आपने बस में सफर किया है? आपके सफर का अनुभव कैसा था? आज हम हरिशंकर परसाई जी की बस की यात्रा के अनुभव को सुनेंगे। डाइट उदयपुर के निर्देशन में इस पाठ का आलेखन किया गया है पुष्कर आमेटा जी द्वारा और समीक्षा की है अक्षय मेहता जी ने। आओ पाठ सुनते हैं। मेरे प्यारे बालकों, मैं आज एक कहानी के माध्यम से आपको घर बैठे ही एक बस का सफ़र कराने वाला हूँ। सफ़र अर्थात यात्रा। बच्चों, आप सभी को बस में अपने मित्रों, परिवार वालों के साथ सफ़र करना अच्छा लगता है, परंतु आपने बस की यात्रा करने से पहले कभी उस बस की हालत देखकर आपने सोचा कि यह बस अच्छी हालत में है या नहीं? क्या यह बस आपको सुरक्षित गंतव्य स्थल पर पहुंचा देगी? ऐसा प्रायः हम या आप सोचते नहीं हैं। जैसे ही बस अपने स्टैंड पर आती है, सबसे पहले उसमें चढ़ने की जल्दबाजी में इन सभी बातों को भूल जाते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं। प्यारे बच्चों, आपको आज मैं आपकी कक्षा 8 की हिंदी की नवीन पाठ्य पुस्तक बसंत के पाठ 3 बस की यात्रा नामक यात्रा वृत्तांत के बारे में बताने जा रहा हूँ। हिंदी साहित्य के महान लेखक श्री हरिशंकर परसाई ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को इस पाठ में लेखनी के माध्यम से कागज पर व्यंग्यात्मक तरीके से उतारा है। एक बार लेखक अपने मित्रों के साथ बस से पन्ना को जा रहे थे। बस बहुत ही पुरानी थी, जैसा कि दर्शाया गया है। इस सफर में उन्होंने क्या क्या अनुभव किया, क्या क्या उनके साथ घटा और परिवहन विभाग या निजी बस मालिक अपने स्वार्थ के लिए किस तरह से अपनी बसों की सही तरह से देखभाल नहीं करते हैं, साथ ही उनकी खस्ता हालत पर भी व्यंग्य किया गया है। हम इसको पढ़ते हैं तो बहुत सी घटनाएं रोचक हो गई है तथा हास्यास्पद हो गई है। तो आइए हम भी चलते हैं उनकी इस यात्रा पर। प्यारे बच्चों, लेखक बताते हैं कि वे 5 मित्र थे। उन्होंने एक कार्यक्रम बनाया कि शाम को 4 बजे की बस से पन्ना नामक जगह के लिए चलेंगे। पन्ना से करीबन 1 घंटे बाद उन्हें सतना के लिए बस मिलनी थी, जो जबलपुर के लिए ट्रेन मिला देती है। यात्रा में पूरी रात का समय लगेगा और वह सुबह के समय तक घर पहुंच जाएंगे। लेखक के साथ जो मित्र थे, उनमें से 2 मित्रों को दफ्तर में समय पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लेखक के जानकार लोगों ने सलाह दी कि समझदार लोग शाम वाली बस से सफर नहीं करते। तो लेखक ने प्रश्न किया कि क्या रास्ते में डाकू मिलते? तो उन्होंने कहा कि नहीं, बस डाकीन है। बस डाकीन है अर्थात बच्चों, शाम को थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाता है और रात के समय में यात्रा करना सुरक्षित नहीं रहता। रास्ते में डाकू वगैरह तो नहीं मिलते, परंतु बस की हालत ही बहुत डरावनी यानी खराब हालत में है। पता नहीं मंजिल पर पहुंचा पाएगी कि नहीं। लोग तो हमेशा उस बस में जाने से डरते हैं। बच्चों, लेखक बताते हैं कि बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इस बस से सफर नहीं करना चाहते थे क्योंकि वृद्धावस्था में बस को कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? प्यारे बालकों, इस पूरे गद्यांश में परसाई जी ने जो व्यंग इस बस की हालत पर किया है, वो वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि ऐसी कई बसों में हम और आप सभी सफर कर चुके या अभी भी अपनी जान जोखिम में डालकर करते हैं। लेखक बताते हैं कि इस बस ने अब तक बहुत सारी यात्राएं की है तथा बहुत से लोगों को अपनी मंजिल पर पहुंचाया है। उसके निशान बस पर साफ दिखाई दे रहे थे, अर्थात उसके शीशे, खिड़कियां और पूरी बॉडी टूट चुकी थी। कोई भी चीज सही ठिकाने पर नहीं थी। इंजन आवाज कर रहा था, इसलिए लोग और अब यात्रा नहीं करना चाहते थे। बस बहुत पुरानी हो चुकी थी और इस बस ने बहुत से लोगों को अपनी मंजिल पर पहुंचाया था, इसलिए अब इसे पूजा करने योग्य ही माना जाए। लेखक ये सोचते हैं कि ऐसी बस पर सवार होने का कैसे सोचा जा सकता है, जबकि यह तो बस के आराम करने का समय है। बच्चों, जिस बस से लेखक व उनके मित्र यात्रा कर रहे थे, उसी बस से एक हिस्सेदार अर्थात मालिक उसी बस में यात्रा कर रहे थे।
लेखक ने उनसे प्रश्न किया कि क्या यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। वह उसके मालिक थे और उन्हें उस पर पूरा भरोसा था। लेखक और उनके मित्रों ने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं कि यह कैसे चलेगी, अपने आप चलती है क्या यह? बस मालिक ने हमारी बात पर आश्चर्य जताया और हम सभी ने मालिक के बात पर, क्योंकि लेखक व उनके मित्रों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी पुरानी बस भी चलती है। इसीलिए वह पुनः कहते हैं कि ऐसी बस अपने आप चलती है, यह तो कमाल हो गया। बच्चों, बस में इस तरह की वार्तालाप से लेखक व उनके मित्र थोड़ा आगे पीछे होने लगे और उनके मन में विचार आने लगा कि ऐसी बस से जाए या ना जाए। उनमें से उनके डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। अर्थात बालकों, उनके मित्र ने यही समझाने का प्रयास किया कि इस बस ने नई नवेली बसों की तुलना में ज़्यादा लोगों को मंजिल पर पहुंचाया है और यह विश्वसनीय होने का एहसास एक माँ के रूप में कराती है। जिस तरह माँ अपने बेटे को गोद में उठाकर चलती है, ये बस भी वैसे ही हम सबको अपने बच्चों की तरह लेकर चलेगी और मंजिल पर पहुंचाएगी। परंतु मेरे बालकों, हमें ऐसी बसों में सफर करने से पहले बस की हालत का मूल्यांकन करने के पश्चात ही यात्रा करनी चाहिए। लेखक आगे बताते हैं कि हम बस में बैठ गए, जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। अर्थात बच्चों, लेखक इस गद्यांश में लिखी गई बातों से यह समझना चाह रहे थे कि जो मित्र उनको छोड़ने आए थे वो मानो इस तरह से उनको उस खटारा बस की वजह से विदा कर रहे थे कि जैसे पता नहीं फिर मिलेंगे कि नहीं। साथ ही उनकी आंखें लेखक व उनके मित्रों को समझाने का प्रयास कर रही थी कि संसार में जो पैदा हुआ है उसे एक दिन निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा, चाहे वो राजा हो, रंक यानी गरीब हो, या कोई फकीर अर्थात साधु हो। और आदमी का इस दुनिया से जाने का कोई न कोई निमित्त यानी कारण अवश्य ही बनता है। ईश्वर कभी भी अपने ऊपर नहीं लेता है। जैसा कि एक स्वस्थ व्यक्ति रोज की तरह टहलते हुए एक दिन की उसकी थोड़ी सी लापरवाही के कारण एक ठोकर लगने से ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। प्यारे बालकों, लेखक आगे की यात्रा प्रारंभ होने के बारे में और उस बस की खस्ता हालत के बारे में बताते हैं। जैसे ही ड्राइवर ने इंजन को स्टार्ट किया और बस चालू हो गई और बस में बैठे हुए इंजन की तेज आवाज से ऐसा महसूस हो रहा था कि बस में प्रत्येक सीट के नीचे इंजन लगा हुआ हो। बस में हवा भी पूरे जोरों से आ रही थी और जो कांच बचे थे वह टूटे फूटे थे, बुरी हालत में थे। यात्रियों को चोट लग सकती थी, इसलिए हम तुरंत खिड़की से दूर खिसक गए। बच्चों, बस अब सचमुच चल पड़ी और लेखक और उनके मित्रों को लगा कि वह भारत की आज़ादी के समय हुए महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन की ट्रेनिंग ले चुकी थी। जैसा कि बस का एक हिस्सा दूसरे हिस्से का कोई सहयोग नहीं कर रहा था, अर्थात बस बहुत ही पुरानी हो चुकी थी और उसका हर एक पुर्जा हिल रहा था। बालकों, यहाँ गांधी जी द्वारा आज़ादी प्राप्त करने के लिए दो आंदोलनों का जिक्र आया है। पहला असहयोग आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने अंग्रेजों को अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलकर किसी भी प्रकार के कार्यों में सहयोग नहीं करने की ठानी थी। और दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, अर्थात गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों को अहिंसात्मक तरीके से मानने से इनकार करना, जैसे नमक का कानून आदि। बच्चों, बस गांधी जी के असहयोग आंदोलन की तरह व्यवहार कर रही थी, जैसे सीट का बॉडी को असहयोग, अर्थात सीट अपनी जगह पर से हिल रही थी और बस के चलने पर आगे पीछे हिल रही थी। लेखक को ऐसा लग रहा था कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठी हुई है, परंतु 8-10 मील की दूरी बस के द्वारा तय करने पर यह सब स्थिति की उनको आदत हो गई। बच्चों, अचानक बस में कुछ खराबी आने से रुक गई। पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया और पेट्रोल बहने लगा था। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और एक पाइप के द्वारा इंजन में भेजने लगा। ड्राइवर के इस कार्य को देखकर लेखक को यह लगा
कि अब इस बस में बैठे बस के मालिक इंजन को निकालकर अपनी गोदी में रख लेंगे और उस नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे को गोद में लेकर दूध की शीशी पिलाती है। बस वापस 15-20 मील की रफ्तार से चल पड़ी, परंतु लेखक को उसके किसी भी हिस्से पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, क्योंकि पेट्रोल टंकी में छेद हो गया था। कभी भी कुछ भी हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है, ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे बुरे ख्याल लेखक के मन में आ रहे थे। उन्हें संदेह हो गया था कि बस शायद ही हमारे यात्रा के सफर को सफल करे, क्योंकि जैसा मन में डर था वैसा ही घट रहा था। बस चल रही थी, दोनों तरफ प्रकृति के लुभावने दृश्य आ रहे थे, हरे भरे पेड़ आ रहे थे जिन पर पक्षी बैठे हुए थे। लेकिन इन पेड़ों को देखकर लेखक के मन में यही विचार आ रहा था कि अभी बस इस पेड़ से टकरा जाएगी या उस पेड़ से टकरा जाएगी। रास्ते में झील नजर आती है तो ऐसा लगता था बस अभी इसमें गोता खाएगी, अर्थात डूब जाएगी। यानी हर पेड़ या झील लेखक को अपना दुश्मन नजर आने लगे थे। एकाएक बस फिर रुक गई, फिर कुछ न कुछ खराबी हुई। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की, परंतु वह चली नहीं। बस ने फिर से अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन अर्थात विरोध जताना शुरू कर दिया। बस की कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो एक इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक का अर्थ संयोग की बात है, ऐसा कभी इसके साथ हुआ नहीं है। यह तो संयोग से आज पहली बार हुआ है। अर्थात सभी सवारियों को बस मालिक यह विश्वास दिला रहे थे कि डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा कभी कभी हो जाता है। इस क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे रात में खड़ी बस बड़ी दयनीय लग रही थी, जैसे कोई बुढ़ी औरत थक कर बैठ गई हो। लेखक और उनके मित्रों को इस तरह की आत्मग्लानि अर्थात दुख हो रहा था कि बेचारी इस बस पर हम लद कर आ रहे हैं और इसका प्राणांत हो गया है और इस बियाबान अर्थात सुनसान जंगल में इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। फिर बस के हिस्सेदार ने इंजन खोला, कुछ किया और बस चल पड़ी, परंतु उसकी चाल बहुत धीमी हो गई। ऐसा लग रहा था कि हम सभी पैदल चल रहे हैं। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की रोशनी जाने लगी, अर्थात बस के हेडलाइट की रोशनी कम होने लगी। ड्राइवर बस के साथ चांदनी रात की रोशनी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था। पास में कोई बस या गाड़ी होकर गुजरती तो यह वृद्धा बस ये कहती कि निकल जाओ बेटी, अब अपनी तो उम्र रही नहीं तेज चलने की, और उनके निकलने तक एकदम किनारे पर खड़ी होकर साइड दे देती। बच्चों, अभी बस एक पुलिया के ऊपर पहुंची ही थी और बस का एक टायर फिस करके बैठ गया, अर्थात टायर से एक प्रकार की आवाज निकली जिससे पता चला कि टायर पंचर हो गया, और यदि बस स्पीड में होती तो निश्चित ही उछलकर नाले में गिर जाती। लेखक ने पहली बार श्रद्धा भाव से कंपनी के हिस्सेदार की तरफ देखा और विचार करने लगे कि टायरों की हालत जानते हुए भी हमारे साथ जान हथेली पर रखकर बस में सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की यह भावना अर्थात बलिदान की इच्छा दुर्लभ है, यानी जानबूझकर खतरा मोल ले रहे हैं। वास्तव में इस मालिक के साहस और बलिदान को देखते हुए तो इसे किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें अपना आत्म बलिदान देने का साहस हो, नेता उन्हें ही होना चाहिए ताकि किसी अच्छे आंदोलन का नेतृत्व कर सके। साथ ही लेखक यह सोचते हैं कि अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें फैलाकर उस बस मालिक का विशेष इंतजार करते और कहते कि देखो वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपनी जान दे दी परंतु टायर नहीं बदला। वाह, वास्तव में क्या बहादुर आदमी है। थोड़ी देर में ही ड्राइवर और कंडक्टर के सहयोग से दूसरा घिसा टायर बदलने के कारण बस चल पड़ी। लेखक को आभास हुआ कि क्या हम वक्त पर पन्ना पहुंच पाएंगे। अरे पन्ना क्या, हमने तो कहीं पर भी पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, अर्थात उनको अपने मंजिल पर पहुंचने का विश्वास ही नहीं रहा। बस में चलते चलते लेखक को यह लग रहा था कि पूरी जिंदगी इस बस में ही गुजारनी पड़ेगी और इसी बस से ही सीधे मृत्यु लोक को चले जाना है। अर्थात अब लेखक को ऐसा लगने लगा था कि इस धरती पर उनकी कोई मंजिल नहीं है, आखिरी मंजिल यह बस थी, पता नहीं ये कहाँ ले जाएगी।
बेचैनी, मन में तरह तरह के ख्याल, तरह तरह की चिंताएं अब सब खत्म हो गई। अब भरोसा ही नहीं था, बस को तो मंजिल पर पहुंचना ही नहीं है, इसलिए शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। आराम से सभी इत्मीनान से बैठ गए और जितने भी यात्री थे सब आपस में हंसी मजाक करने लगे। इस तरह से बच्चों, लेखक और उसके मित्र अपने मन की चिंताओं को छोड़कर उस बस का सफर पूरा करने में लग गए। हम आशा करते हैं कि वो वास्तव में अपना सफर पूरा करके मंजिल पर पहुंचे होंगे। इस पूरे यात्रा वृत्तांत से लेखक हमारे को यही समझाना चाहते हैं कि इस बस की इस दशा के लिए कितने लोग जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इस हालत में इस बस को सड़क पर चलने के लिए छोड़ दिया, जैसे बस मालिक, परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग जो सड़कों की मरम्मत समय पर नहीं करते, परिवहन विभाग जिसने इतनी पुरानी बस की फिटनेस व परमिट की इजाज़त दी, साथ ही बस मालिक जो अपने स्वार्थ के लिए ऐसी बसें चला रहे हैं। बच्चों, अगर सफ़र करते हुए रास्ते में कोई दुर्घटना हो जाती है तो कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। ऐसी टूटी फूटी बसों में सफ़र कर रहे हैं, परंतु ग्रामीण इलाकों में यही सफ़र करना हमारी मजबूरी भी है। प्यारे बच्चों, पाठ के अंत में भाषा के कुछ प्रश्न और कठिन शब्दार्थों की बात करते हैं। कठिन शब्दार्थ: निमित्त, कारण, साधन; गोता, डुबकी लगाना; इत्तफाक, संयोग; बियाबान, जंगल, उजाड़ खंड; अंत्येष्टि, मृतक कर्म, दाह कर्म; प्रयाण, प्रस्थान, मरना; बेताबी, बेचैनी; डाकिन, डरावनी; हिस्सेदार, मालिक; ट्रेनिंग, निर्देश; बॉडी, शरीर; क्षीण, कमजोर। अब कुछ मुहावरों की तरफ देखते हैं। गजब होना यानी आश्चर्यजनक बात होना; आगा पीछा करना, दुविधा की स्थिति में होना; कूच करना, अन्य स्थान पर जाना; प्राणांत होना, मृत्यु को प्राप्त होना; जान हथेली पर रखना, मौत से न डरना; प्रयाण करना, मर जाना। भाषा की बात: इस पाठ में बस, वस और बस तीन अलग अलग शब्द तीन अलग अलग अर्थों में आए हैं। जैसे पहला शब्द बस सवारी के अर्थ में, बस में चलना होगा; दूसरा शब्द वश अधीनता के अर्थ में, अब यह बात मेरे वश में नहीं है; और तीसरा शब्द बस पर्याप्त यानी काफी के अर्थ में, अब बस भी करो भाई, कितना खाओगे। इस पाठ में एक वाक्य आया है बच्चों कि कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को दो तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में, दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। अंत में बच्चों, इस पाठ के प्रश्नों में से एक प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए एक लेख लिखिए। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपने भी अपने परिवार वालों के साथ किसी बस से या रेलगाड़ी से किसी स्थान की यात्रा की है तो अपने अनुभवों को अवश्य लिखें और अपने अध्यापक जी को अवश्य बतावें। आप सभी को यह यात्रा की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। बच्चों, हरिशंकर परसाई जी ने व्यंगात्मक तरीके से अपने अनुभव को बताया और उन्होंने गांधी जी द्वारा किए गए 2 आंदोलनों का जिक्र भी किया। बच्चों, ये बताओ, हमें सबसे ज्यादा व्यंग कहाँ पढ़ने को मिलते हैं? थोड़ा सोचो। अच्छा, आज अखबार पढ़ना और उसमें चित्रों व वाक्यों के रूप में व्यंग लिखे होते हैं। ऐसे कोई 5 व्यंगों को पढ़ना और समझना। अपने बड़े भाई, बहन या माता पिता की मदद भी ले सकते हो।